Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So last lecture में हमने projectile motion शुरू किया था and today I'm here with the lecture number 5 of our kinematic series and आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं. So अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप अपने बेसिक्स वहाँ पर जाकर डेवलप कर सकते हैं और बेसिक इन सेंस आप अलग अलग मेथड सीख सकते हैं जैसे आज हम अप्लाई करने वाले हैं. तो बेसिक्स भी बहुत अच्छे लेवल के बेसिक्स होंगे तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं एंड फर्दर फिर हम आगे इस लेक्चर में बढ़ सकते हैं. सो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आगे बढ़ेंगे और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पे कुछ बातें एक दो और है जिसको अपन लिख सकते हैं तो नोट्स में ही रख लेते हैं बिकॉज ये हमें हेल्प कर सकता है तो वो बातें भी लिख लेते हैं. तो आप देख सकते हो कि मान लेते हैं कि ये अपने पास ग्राउंड है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया एट एनी एंगल थीटा, किसी भी थीटा एंगल पे हमने यहाँ से लॉन्च किया चीज़ों को. तो अब हमें देखना है कि इसका अगर ये पाथ कुछ ऐसा है तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गई होगी एंड बहुत ऑब्वियस है कि वो आफ्टर रिसीविंग योर मैक्सिमम हाइट ही आने वाला है. आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट को रिसीव करने के बाद ही वो नीचे की तरफ जाना शुरू किया है एंड इसकी वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकती है. तो हमें ये यहाँ पर अभी यही कैलकुलेट करना है कि टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर become perpendicular to initial velocity vector. Initial velocity vector. तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के किस समय के बाद हमारा जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा हम देखना चाहते हैं अपन. तो चलो कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व करने की, कब ये परपेंडिकुलर होगा कैसा होगा इसके बारे में ही बात करने की कोशिश करते हैं. तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे मेथड हैं. किसी भी जनरल टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख के इनिशियल वेलोसिटी के साथ डॉट कर सकता हूँ. डॉट करने पे उनके रिजल्ट को 90 सिंस उनके बीच में एंगल 90 है तो उनका डॉट का रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो वहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ. मैं इक्वेशंस वगैरह लिख सकता हूँ बट आई प्रेफर कि मैं शॉर्टेस्ट वे में इस चीज़ों को करूँ एंड फॉर दैट आई विल यूज़ द वेक्टर ट्रायंगल बिकॉज मुझे वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पता है डायरेक्शन के साथ. सो डेफिनेटली आई विल गो विथ वेक्टर ट्रायंगल. तो चलो हम वेक्टर ट्रायंगल इसका ड्रॉ करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ने वाली है. सो ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो ये अपना वेलोसिटी वेक्टर जो कि कांस्टेंट होगा बिकॉज मैं वेलोसिटी वेक्टर बना रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो है वो अपन नीचे की तरफ बना लेते हैं कुछ इस तरह से. क्या ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट वाला केस है ये, बिकॉज आप देख सकते हो कि वेलोसिटी v वेक्टर इज नाउ ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस जो हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में. तो इसे मुझे थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा बिकॉज मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट से बाद में ही आने वाला है एंड मैं चाहता हूँ कि ये परपेंडिकुलर हो तो मैं अपने वेलोसिटी वेक्टर को कहीं यहाँ पे फिनिश करता हूँ. ठीक है, ऐसा कुछ जिससे कि मुझे ये परपेंडिकुलर सा दिखने लगे. So this angle is 90, this angle is theta, so definitely this angle is 90 minus theta and we can write it as theta. और साथ में अगर देखें तो ये 90, so this will be your 90 minus theta. तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है एज वेल एज हमने सारे एंगल्स मेंशन कर लिए. अब बचता नहीं है कुछ बिकॉज यहाँ पर टाइम हो गया gt एंड दिस इज योर u. सो इफ आई यूज साइन लॉ इन दिस ट्रायंगल, सो कंप्लीट ट्रायंगल में यूज करते हैं तो gt बाय साइन 90, gt बाय साइन 90 इज इक्वल्स टू u by sin theta. So t will be nothing else but u by g sin theta.
तो देख सकते हो आप इस टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाने वाला है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के। और अगर आपको वेक्टर ट्रायंगल के एप्लीकेशन आते हैं तो आप विद इन वन लाइन इस चीज़ को ईजिली प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको और कोई मेथड भी देखना है, सो बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड हैं इसके, बहुत सारे मैं मेथड से कर सकता हूँ। तो उनमें से एक मेथड हो सकता है कि v और u को डॉट करके ज़ीरो कर सकते हो, फिर आप इक्वेशन लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। बट सबसे अच्छा मेथड इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं बोल सकता हूँ वेक्टर ट्रायंगल मेथड है। सो गो विद दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस टाइम के बाद वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा। तो अब अगर मुझे टाइम मिल गया है तो मैं सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ और मैं उसका प्रोजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें बता सकता हूँ, इंक्लिनेशन बता सकता हूँ, वो किस जगह पर है, कैसा है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ। सो टाइम वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस और हमने टाइम यहाँ पर निकाल के रख लिया है। आगे आने वाले सवाल में अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो फिर हम टाइम यूज़ करते हुए वो बाकी के बचे हुए क्वान्टिटीज़ भी बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। सो ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, एक्स्ट्रा थिंग। एंड द सेकेंड वन इज़, मान लेते हैं कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो वो एक किसी पर्टिकुलर हाइट से, अगर आप देखें तो दो केस में पास हो रहा है, यहाँ से भी h से पास हो रहा है एंड यहाँ से भी h से पास हो रहा है। सो इट passes द सेम डिस्टेंस h इन द होल जर्नी बाई 2 times। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस या फिर सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट एंड टाइम गैप, इनके बीच का टाइम गैप एज वेल एज सेपरेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो टाइम गैप तो निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एंड सेपरेशन भी निकालना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट अगर आपको चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करना है तो आपके नोट्स में ये होना चाहिए, तो मैं इसको नोट्स में करा रहा हूँ, अदरवाइज ये सब सवाल भी हो सकते हैं और बहुत बेसिक से सवाल है। सो इस चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि इक्वेशंस वगैरह लिख लें, हम थोड़ा इक्वेशंस वगैरह लिख लेते हैं। और इक्वेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला चीज़, मुझे पता है कि यहाँ पर पहुँचते वक्त इसका टाइम होगा t1 और यहाँ पर जब ये पहुँच रहा है तो इसका टाइम होगा t2। तो मैंने दो टाइम मेंशन कर लिए हैं, t1 एंड t2, जब ये इस पॉइंट पे यहाँ पर पहुँचने वाला है। अब क्या करते हैं, ये दोनों टाइम की वैल्यूज़ मुझे चाहिए, तो आई विल यूज़ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y is uyt plus half into ay into t square. So this is the vertical displacement time relation in vertical direction. तो अगर ये रिलेशन है अपने पास तो एस वाई की वैल्यू में h लिखूंगा प्लस h पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यू वाई इज u साइन थीटा एंड t माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है और इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। सो आई विल राइट इट 2h इज इक्वल्स टू u साइन थीटा t minus g t square, divide the whole equation with g and transpose the things so that the quantity this t square will get a positive sign with it. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, g t square, g से जो डिवाइड कर दे रहा हूँ तो t square is equals to t square minus t square minus आई थिंक यहाँ पर एक 2 होना चाहिए, तो टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी बाय जी, और फिर देखें तो प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0। तो कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है एंड हमें तो टाइम की वैल्यू ही चाहिए थी। तो इस पर्टिकुलर एज के लिए दो रूट्स हमें जो मिलने वाले हैं वो दो रूट्स में अगर देखें तो माइनस बी बाय ए कैन बी रिटन एज minus b by a is 2u sin theta by g, and this is nothing but time period or you can say time of flight है इस projectile का, 2u sin theta by g. so b by a की वैल्यू या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, t1 plus t2 sum of roots, and product of root के हिसाब से अगर देखें तो c by a लिख सकता हूँ। so t1 into t2 will be 2h बाई जी, 2h बाई जी। तो मुझे t1 t2 का प्रोडक्ट मिल गया, मुझे t1 t2 का सम मिल गया है। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, t1 और t2 कैलकुलेट करना है। फिर इनका डिफरेंस निकालते हुए हम क्या कर लेंगे,
आगे बढ़ जाएंगे। इनका डिफरेंस निकालते हुए हम T2 माइनस T1 की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ करना है। तो उसके लिए क्या करूँ, मैं लिख लेता हूँ T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। तो इससे मैं लिखूँगा T1 प्लस T2 होल स्क्वायर माइनस 4 T1 टाइम्स ऑफ T2। आई थिंक सही लग रहा है ये मुझे। ओके, सो इस हिसाब से अगर देखें तो T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, ये T1 प्लस T2 की वैल्यू अपने पास है, ये भी वैल्यू अपने पास है T1 इंटू T2, हम दोनों वैल्यूज रख लेते हैं। सो यहाँ से कुछ ये जा रहा है T स्क्वायर, ये हो जा रहा है T स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2H बाय G। एंड अब मुझे चाहिए था T2 माइनस T1, सो मैं इसे लिख सकता हूँ रूट T स्क्वायर प्लस 8H बाय G। और ये मुझे दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस मिल गया, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं टाइम के दोनों डिफरेंस को कैलकुलेट करूं। एंड टाइम का डिफरेंस अगर मुझे मिल जाता है, सो अब मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल में इनके बीच का सेपरेशन। और हमें पता है कि इस टाइम पे ये बॉडी, ये जो इनके टाइम का डिफरेंस आया है, इस टाइम पे ये बॉडी डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल पे, और हॉरिजॉन्टल में इस टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर हमें वो कैलकुलेट करना है, तो एस एक्स इज यू एक्स टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर, इसको जीरो करते हैं एंड यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज T2 माइनस T1, हम यहाँ पर T2 माइनस T1 जो भी कैलकुलेट किए हैं उसकी वैल्यू बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि सेम हाइट पर बॉडी जब चल रहा है तो इनके बीच में गैप क्या है, हम दोनों का टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में टाइम भी आ गया, टाइम गैप भी आ गया, और साथ में उनके बीच का डिस्टेंस वगैरह भी हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि हमारे नोट्स में होनी चाहिए, जो कि हमें किसी भी क्वेश्चन के मिड में काम आ सकता है। तो आपके नोट्स में होना चाहिए, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और अब हम इंक्लाइन प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्लाइन प्लेन के प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें तो इसको भी हम 2 अलग अलग वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसे 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से टॉप पे भेज रहे हैं, दिस इज टाइप 1। दो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ फिर भी साइन वगैरह का थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, तो क्यों ना अपन इसको मेंशन ही कर लें। एंड द सेकंड थिंग इज टाइप 2, जब हम प्रोजेक्ट यहाँ ऊपर से करेंगे किसी एंगल से, एंड ये फॉल कुछ ऐसा करेगा। सो दिस इज योर टाइप 2। तो 2 तरह की प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर डील करने वाले हैं। एंड तीसरा ये भी हो सकता है एक इंक्लाइन से पुश करके दूसरा इंक्लाइन वगैरह पर ही गिराएं, तो वो बाद की चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। आज कोशिश करते हैं इनको बहुत बढ़िया से पहले तोड़ते हैं चीज़ों पे, एंड फिर दोनों मेथड से देखते हैं। आप नॉर्मल मेथड से भी चीज़ों को करेंगे एंड फिर वेक्टर ट्रायंगल मेथड से भी चीज़ों को करेंगे, और देखेंगे आपको क्या सूटेबल लग रहा है। अगर आप वेक्टर ट्रायंगल में कंफर्टेबल होते हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये काम का चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 को कोशिश करते हैं डील करने की। सो स्टार्टिंग विद टाइप 1। ठीक है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं टाइप 1 लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या है बॉटम से टॉप की तरफ फेंकने वाला हूँ। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, मैं कुछ एंगल वेंगल मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि हम इसी चीज़ को लेते हुए फाइनल लास्ट तक चलने वाले हैं। तो एंगल में हम बार बार चेंजेस ना करें, तो हमें रिजल्ट्स भी थोड़े याद रखने में परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश करते हैं सेम एंगल बनाते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो सपोज चलो मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल बीटा है, बीटा इज इन द इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है उसे बीटा का नाम दे रहे हैं। एंड इस इंक्लाइन प्लेन के साथ हम जिस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस एंगल को अल्फा माइनस बीटा बोल रहा हूँ, बिकॉज कोशिश करता हूँ इस कंप्लीट एंगल को
अल्फा बोल लूँ तो दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, छोटा वाला जो एंगल है दैट इज अल्फा माइनस बीटा, एंड कंप्लीट एंगल जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन हुआ है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल उसको अपन अल्फा का नाम दे रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मुझे अब चीज़ें समझ में आ गई है कि ये प्रोजेक्टाइल में कुछ ये ऐसे जाने वाला है और फाइनली यहाँ पर गिरने वाला है। सो ये जो डिस्टेंस होगा अब हम इसे रेंज बोलेंगे, एंड फिर टाइम वाइम फ्लाइट जो भी होती है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इस तरह को पहले अपन नॉर्मल मेथड से चीज़ों को करते हैं, देन आई विल गो विथ द वेक्टर ट्रायंगल विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग इन प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन। तो अगर देखें यहाँ पर तो नॉर्मल मेथड से अगर देखें तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सेस ही चेंज कर लूँ, ठीक है, उससे मेरी चीज़ें थोड़ी आसान होंगी, बिकॉज मैं जिस दो एक्सेस में डील करने वाला हूँ वो दो एक्सेस मैंने कुछ इस तरह से बना लिए, एक ऐसा एंड द सेकेंड वन इज लाइक दिस। और अगर मैंने ये एक्सेस को इस तरह से बना लिया तो लेट अस से कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और अब हमारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। तो लॉन्ग एक्स एक्सेस इसके पास जो इनिशियल स्पीड होगी वो होगी यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, एंड अलॉन्ग वाई इसके पास जो स्पीड होगी वो होगी यू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो दो तरह के एंगल होंगे, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा अलोंग द इंक्लाइन, और एक होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, सेकंड इज यू साइन अल्फा माइनस बीटा। और अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें, सो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर बात करें और वाई एक्सिस के अलोंग बात करें तो उसके लिए भी अपन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज जी, किसी भी पॉइंट पर जी इस तरह से लगता है, और अगर जी ऐसा लग रहा है तो अलोंग द इंक्लाइन बॉल के पास एक जी साइन बीटा है, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जी कॉस बीटा है, बिकॉज दिस एंगल इज अगेन बीटा। तो आप देख सकते हो एक अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन आ रहा है विच इज जी साइन बीटा, एंड एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एक्सेलरेशन आ रहा है विच इज जी कॉस बीटा। तो आप एक्सेलरेशंस भी समझ रहे हो एज वेल एज आप वेलोसिटी भी समझ गए होंगे। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स के अलोंग है यू साइन बीटा, और आप देख सकते हो कि मुझे से नेगेटिव लिखना चाहिए बिकॉज हमारे एक्स के पास वेलोसिटी राइट की तरफ है एंड रिटार्डेशन की तरह ये एक्ट कर रहा है वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो माइनस लिख लिया, और यहाँ पर लिख लूँगा जी, अगर देखें तो जी कॉस बीटा वाई पे, और ये भी रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा है, तो दोनों को हमने नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर रख लिया है। आई थिंक यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो अब हमें बात करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो चलो कोशिश करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कैसे निकालें, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये अपन जो फिगर बनाए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम क्या जानते हैं? हमने सीखा है कि जिस वक्त बॉडी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस वक्त बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जैसे ज़ीरो हो जाए, मतलब जिस जगह से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है अगर उस जगह पर प्रोजेक्टाइल या फिर किसी के साथ वो इम्पैक्ट करने वाला है, तो जितनी देर तक किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट के पहले जिस भी देर तक उसने मोशन किया, दैट इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है, एक इस तरह से प्रोजेक्टाइल था, हमने टेढ़ा किया है, एंड इस टेढ़े वाले प्रोजेक्टाइल के जैसे ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा तब हम बोल सकते हैं कि उस वक्त होने वाला टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने एक्सेस चेंज कर लिया है, तो उस हिसाब से व्हेन sy is 0 in that case टाइम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। जब sy 0 होगी तो टाइम होने वाली टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाने वाली है। तो सारी चीज़ें sy के अलॉन्ग लिखता हूँ। सो sy इज इक्वल्स टू uyt माइनस हाफ इंटू जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। और अगर sy को 0 लिखते हैं तो आप सीख चुके हैं ये चीज़ कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट में कन्वर्ट होगा, और सॉल्व करने के बाद
टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाने वाली है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा। तो बिल्कुल सेम वैसा ही रिजल्ट आ रहा है जो कि हमने वहां पर डिराइव किया था, वो वेयर u साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिप्लेस विथ u साइन थीटा, जो कि वर्टिकल वेलोसिटी थी इंक्लाइन के लॉन्ग, सॉरी मतलब ग्राउंड के लॉन्ग, एंड वहां पर g इफेक्टिव अपना g था, तो इस वजह से यहाँ पर g cos बीटा के बदले वहां पर g आया था। अदरवाइज चीज़ें बिल्कुल सेम है, जो भी चीज़ें थी वो इस जगह की इनिशियल स्पीड थी पहले, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड u साइन अल्फा माइनस बीटा है, एंड इस जगह पर होने वाली एक्सेलरेशन थी जो कि g थी वहाँ पर, बट इस केस में g cos बीटा है। तो बस कि ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं और रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। तो अब इस केस में अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, सो अब नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि हम इसी पर्टिकुलर फिगर का रेंज भी निकाल पाएँ। तो चलो रेंज के लिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रेंज वगैरह कैसे निकालना चाहिए। तो रेंज के लिए थोड़ा सा फिगर में देखना पड़ेगा अपने को, और अगर मैं दिखाऊं इस पर्टिकुलर फिगर पे, तो इस जगह पर बॉडी कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इस x का ये r वाला जो पार्ट है इसका ही एक कंपोनेंट है x, इसका ही कंपोनेंट है x। तो इस जगह पर अगर नॉर्मल मेथड से हमें सॉल्व करना है तो हम x निकालते हैं और वहां से फिर r की वैल्यू निकाल लेंगे देखते हुए, ठीक है। तो x निकालना आसान है, तो हम बोल सकते हैं इसको मैंने u के साथ प्रोजेक्ट किया था। आप ग्राउंड से देखो सारी चीज़ें, अब मैंने एक्सेस वापस से सीधी शिफ्ट कर लिया कुछ इस तरह से, और ग्राउंड से मैंने इसे प्रोजेक्ट किया था विद एन एंगल एल्फा, एल्फा एंगल से ग्राउंड के साथ प्रोजेक्शन हुआ था। तो इस डायरेक्शन में u cos एल्फा आ गया, u cos एल्फा आ गया, और इस डायरेक्शन में u sin एल्फा आ गया, और ग्रेविटी सिर्फ नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी सिर्फ नीचे की तरफ लग रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जब ये हिट किया है तो इसका हॉरिजॉन्टल में जो भी मोशन ये चल रहा है, या फिर हाँ हॉरिजॉन्टल में जो भी मोशन इसने कवर किया है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Sx इज ux इंटू time of flight, ux into time of flight, and what was ux, u cos बीटा, और इसमें अपन सॉरी u cos अल्फा, और इस पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो Sx की वैल्यू आ जाएगी जिसे हम x बोल रहे हैं, तो वो हो जाने वाला है u cos अल्फा एंड 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, और बट मुझे x तो चाहिए नहीं, मुझे r चाहिए, सो हम देख सकते हैं x इज नथिंग बट r का cos बीटा कॉम्पोनेंट, x इज r cos बीटा, तो r इज x बाय cos बीटा। तो जो भी x निकालें उसको cos बीटा से डिवाइड करते हैं तो हमें r की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो बस कर लेते हैं जो भी चीज़ें, तो इसको थोड़ा और प्रॉपर लिखते हैं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाय जी, और एक कॉस बीटा ऑलरेडी था और मैंने एक कॉस बीटा और एक्स्ट्रा ले आया, तो जी कॉस स्क्वायर बीटा। सो ये जो क्वांटिटी आ रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेंज। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर फिगर के लिए रेंज की वैल्यू होगी, मतलब इस इंक्लाइन पे अगर मैं किसी चीज़ को फेंक रहा हूँ तो होने वाला रेंज कुछ ऐसा होगा। और आपको देख के लग रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट सा इक्वेशन है, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर इसको एक दो बार रीड करेंगे और चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो चीज़ें थोड़ी और बेहतर समझ में आने लगेंगी। सो दिस इज़ योर रेंज, और ये हमारा था टाइम ऑफ फ्लाइट, ये था हमारा रेंज। और अब हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं दोनों चीज़ों को हम वेक्टर ट्रायंगल से बनाने की कोशिश करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम रेंज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके देखेंगे कि किस वक्त रेंज हमारा मैक्सिमम हो सकता है, किस एंगल से प्रोजेक्शन पे, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल। वेक्टर ट्रायंगल की मदद से इन्हीं चीज़ों को डील करते हैं। तो यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल, ठीक है, तो कोशिश करते हैं करने की कि किस तरह से होना चाहिए। इंक्लाइन बनाते हैं, पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं,
और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मुझे पता है कि अलोंग द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, अलोंग द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, सॉरी मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, और अलोंग द इंक्लाइन ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बचता है। वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करें, ऐसा कुछ जिसका कि एंगल कुछ बीटा है, और पहला वेक्टर ड्रॉ करें विच इज अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, ऐसा कुछ। तो u इंटू टी, और u है हमारा जो भी हमने जिस भी एंगल से प्रोजेक्ट किया है, और ये वाला एंगल है अल्फा माइनस बीटा, और फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलोंग द इंक्लाइन पे ही होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ज़ीरो है। तो अगर मैं ट्रायंगल यहाँ पर फिनिश करता हूँ तो ये होने वाला पार्ट ही मेरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, और साथ में मैंने अपने ट्रायंगल को फिनिश किया है टाइम ऑफ फ्लाइट के वक्त। तो हाफ जी टी स्क्वायर इसे लिख सकता हूँ। अब एंगल वगैरह मुझे थोड़ा और देखना है, तो ये 90, तो ये 90 माइनस बीटा, सो इस एंगल को क्या लिख लेंगे 180 माइनस 90 माइनस बीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज 90 प्लस बीटा। इसको 90 प्लस बीटा लिख लेते हैं, और अब अपने ट्रायंगल को डील करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यू टी बाय कॉस बीटा लिख लूँ, बिकॉज 90 प्लस बीटा वाला टर्म आ रहा है, एंड हाफ जी टी स्क्वायर बाय साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आप देख सकते हो टाइम वगैरह कैंसिल कर रहे हैं, एंड टाइम की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही आ रही होगी, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा। तो देख सकते हैं वेक्टर ट्रायंगल से भी ये चीज़ें किस तरह से डेराइव हो रही हैं। आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको अब परेशानी हो रही होगी, बिकॉज हम इन सारी चीज़ों को बहुत बार डील कर चुके हैं, और अब हमारे लिए बहुत बड़ा ये चीज़ रह नहीं गया है। तो ठीक है, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो कर लिया, एंड नाउ अब हम रेंज के बारे में बात करते हैं। तो रेंज क्या है इस ट्रायंगल पे, यही तो रेंज है, ये रेंज है। तो हम थोड़े से एंगल को शिफ्ट वगैरह करते हैं और अपने रेंज की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो रेंज के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने थोड़े से एंगल वगैरह को शिफ्ट करते हैं, और अब मैं अगर देखूँ तो ये अल्फा हो गया, और ये वाले टर्म को अगर देखें, इस एंगल को देखें, तो ये कंप्लीट अल्फा था। तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, बिकॉज ये पूरा अल्फा है ना, ये पूरा अल्फा है, ये 90 है, तो दिस इज 90 माइनस अल्फा। तो r अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा विच विल बी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू u टाइम्स ऑफ t की वैल्यू रख दो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय g कॉस बीटा, और इसको अपन डिवाइड करेंगे ये वाले एंगल से विच इज कॉस बीटा से। तो मुझे रेंज चाहिए था, तो रेंज की वैल्यू भी एक लाइन में आती हुई दिख रही है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा टाइम्स ऑफ g। तो आप देख सकते हो वेक्टर ट्रायंगल कितना आसान कर सकता है चीज़ों को। ये अगर आप ट्रायंगल बनाना सीख गए और अगर आपको ये आता है कि किस तरह से हमें चीज़ों को देखना है, तो ये आपको एक बहुत बढ़िया अप्रोच मिल रहा है। मैं आगे आपको इसको सवालों में भी यूज़ करके दिखाऊंगा, और मैं आपसे बोलूँगा कि आप नॉर्मल मेथड से भी चीज़ों को करें, बट साथ साथ में हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट 5 मिनट दें कि आप वेक्टर ट्रायंगल से कंप्लीट करें। विद इन 10-15 आफ्टर 10 to 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस यू विल बी प्रो इन दिस वेक्टर ट्रायंगल मेथड, और ये आपको आगे आने वाली जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है। सो हमने देख लिया यहाँ पर सेकंड थिंग, जो कि हमने रेंज वगैरह कैलकुलेट कर लिया। अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं इस रेंज की वैल्यू को थोड़ा मैक्सिमाइज वगैरह करने की कोशिश करेंगे कि ये रेंज कब मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो रेंज मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर u के साथ हम और किसी थीटा एंगल पे जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
थीटा इज नाउ फ्लेक्सिबल। अब हम अल्फा को फ्लेक्सिबल रख रहे हैं अपने, बीटा तो कांस्टेंट ही है, अल्फा को चेंज कर रहे हैं एंड अल्फा को चेंज करके हम एक पर्टिकुलर यू के साथ कितना मैक्सिमम रेंज ला सकते हैं ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम रिजल्ट को थोड़ा फोकस करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये अपना रेंज का इक्वेशन था, ठीक है। तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मुझे इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है बिकॉज मेरे पास अल्फा वेरिएबल है, यू को तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू कॉस अल्फा और इसका डेरिवेटिव अल्फा के साथ 0 रखना पड़ेगा। तो अपन किसी तरह से इस टर्म को और किसी फॉर्म में लिख लें या फिर इसी को ओपन कर लें, कैसा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो मेरा कोशिश है कि मैं इसे लिख लेता हूँ साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म पे, साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म पे मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे ये मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सो मैं पहले डेरिवेटिव करने से पहले इसे लिख लेता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, और इस तरह से अगर मैं लिखूँ तो ये हो रहा है कुछ साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन बीटा, कुछ इस तरह से मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को भी इस तरह से रिप्लेस करके लिख सकता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे कुछ नहीं, बस इसे मैक्सिमाइज करना है। तो अब मुझे डेरिवेटिव करने की ज़्यादा नीड है नहीं। तो 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी पाई बाय 2 बिकॉज ये तो बीटा वाला टर्म ही आ गया, बीटा तो कांस्टेंट है हमारा। तो 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी पाई बाय 2। इसका मतलब ये है कि अल्फा इज पाई या फिर 2 अल्फा इज पाई बाई 2 प्लस बीटा, 2 अल्फा इज पाई बाई 2 प्लस बीटा। या फिर अपन इसी इक्वेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक बार फिगर बनाते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी कि हम किस तरह से चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना हमारे पास रिजल्ट आया है 2 अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाई 2, 2 अल्फा माइनस बीटा इज पाई बाई 2। तो अब मैं यहाँ से अगर प्रोजेक्शन दिखाऊँ आपको तो ये वाले एंगल को हम कंप्लीट एंगल को अल्फा बोल रहे थे और ये जो बचा हुआ एंगल है दिस इज नथिंग बट 90 माइनस अल्फा। ये वाला जो एंगल बच गया ये एंगल को मैं 90 माइनस अल्फा का नाम दे सकता हूँ, 90 माइनस अल्फा। और आप देख सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इसी जगह से 2 अल्फा को अल्फा बस लिख रहा हूँ, एक अल्फा को इधर भेज रहा हूँ। सो व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा, इस एंगल को ही तो अल्फा माइनस बीटा बोल रहे थे हम, और ये भी क्या है, और इसको हमें क्या लेने के लिए बोला जा रहा है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या बन रहा है, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। मतलब अगर हमें मैक्सिमम रेंज लेना है, अगर हमें मैक्सिमम रेंज लेना है तो हमें इंक्लाइन और इस जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ एंगल बाइसेक्टर पे चीज़ों को फेंकना पड़ेगा। तो टू गेट द मैक्सिमम रेंज थ्रू एनी पर्टिकुलर you must project the projectile with an angle in such a way that the projectile will go with the angle bisector between the vertical line and the inclined plane. वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो भी एंगल है उसके बाइसेक्टर के लॉन्ग प्रोजेक्शन होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्शन है अपना बाइसेक्टर के लॉन्ग 2 थीटा थीटा एंगल के साथ। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई होगी, इसमें कोई खास बात है नहीं। तो हमने रेंज को मैक्सिमाइज भी कर लिया,
एज वेल एज अब चाहो तो यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह रख के रेंज की मैक्सिमम वैल्यू का इक्वेशन बना सकते हो। मैं वो आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से π/2 माइनस अल्फ़ा लिख ली, तो उसे मैं साइन अल्फ़ा वगैरह कॉस अल्फ़ा में चेंज कर सकता हूँ और चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ, तो वो आपके लिए छोड़ दिया हूँ। आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है। तो रिजल्ट हमारे लिए क्या है कि थीटा या फिर प्रोजेक्टाइल मस्ट बी प्रोजेक्शन शुड बी along the angle bisector of किसका एंगल बाइसेक्टर? ऑफ इंक्लाइन एंड वर्टिकल। इंक्लाइन और वर्टिकल के साथ एंगल बाइसेक्टर पे चीजें लाई करनी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम रेंज आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, रेंज के बारे में भी बात कर ली, बहुत आसानी से हम रेंज वगैरह भी समझ चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड एक प्रोजेक्टाइल को और डील करते हैं जिसमें हम बात करेंगे, या फिर इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल में एक दो केसेस और देख लेते हैं जिसमें मैं बोल सकता हूँ कंडीशन टू हिट प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। कोशिश करते हैं इसको भी यहाँ पर ही बना लें। तो मैं आपको ये याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस सिखा दे रहा हूँ। आप अपने क्वेश्चन में फ्रेश इसको अप्लाई करें, रिजल्ट को याद नहीं रखना है। ठीक है, रिजल्ट, ये पर्टिकुलर रिजल्ट याद नहीं रखना है, इसका आइडिया होना चाहिए रिजल्ट का। तो इसका रिजल्ट अगर याद नहीं भी रख रहे हो, आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, कैसे चीज़ों को आगे डील कर रहे हैं। और मेरा सजेशन है कि अगर रेंज का इक्वेशन याद कर पा रहे हो तो याद कर लो, थोड़ा हेल्प हो सकता है आपको आगे के लिए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर देखें, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रोजेक्टाइल को परपेंडिकुलर वे पर हिट करना चाहता हूँ। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है और ये कुछ इस तरह से गया है, आप देख सकते हो, और इसी के साथ जुड़ा है। और ये अब वेलोसिटी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कुछ बना रहा होगा। ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं इसको भी ढूंढने की कि यहाँ पर चीज़ें किस तरह से चलने वाली हैं। तो क्या करें, इसके लिए हमें वेलोसिटी का नॉलेज है, तो लेट अस ड्रॉ अ वेलोसिटी ट्रायंगल। एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलो देखते हैं कैसे बनना चाहिए। इनिशियल इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के साथ एक पर्टिकुलर यू से मैंने फेंका चीज़ों को, और अब ये मेरा हाफ GT है, और जैसे कि आपको पता है कि वो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए रिजल्टेंट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा U बन गया, ये मेरा हाफ G बन गया। तो मुझे अगर इंक्लाइन के परपेंडिकुलर चीज़ें चाहिए तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा, और मैं इस एंगल को 90 बोल रहा हूँ। और साथ में अगर आप देखें तो इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। तो ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल हुआ, अगेन 90 माइनस थीटा एंगल हुआ, ये 90 है तो ये थीटा हो गया, और ये यू वाला टर्म बन चुका है आपका, और ये 90 बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल अगेन 90 हो चुका है, ये 90 माइनस ये फिर उसकी नीड अपने को है नहीं, तो हम यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। तो ये वाला कंप्लीट एंगल 90 बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल अपन थीटा बोल रहे हैं, और ये जो नीचे एंगल बन रहा है दिस इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बन गया, ये एंगल 90 भी बन गया। अब इस हिसाब से ये वाला वेक्टर क्या है, GT, ये वाला वेक्टर है GT, और मुझे किसी तरह ये कंप्लीट एंगल चाहिए, मुझे ये कंप्लीट एंगल चाहिए। अगर ये कंप्लीट एंगल अपन किसी तरह फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम वेक्टर ट्रायंगल हमारा सक्सेसफुल हो जाने वाला है। तो हमें पता है कि ये इंक्लाइन है, और इंक्लाइन के साथ हम किस एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, अल्फा माइनस बीटा से। और इस एंगल को थीटा ना लिख के मैं बीटा लिख दूं क्या, बिकॉज अपन अभी तक बीटा के साथ ही डील कर रहे हैं। तो ये अल्फा माइनस बीटा है और कंप्लीट एंगल अल्फा था, और ये वाला एंगल जो है 90 माइनस बीटा हो गया, 90 माइनस बीटा हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
कि मुझे इस ट्राइंगल में साइन लॉ अगर लगाऊं तो जी टी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जी टी अपॉन साइन, अच्छा कंप्लीट एंगल क्या होगा, ये 90 और 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू ये थीटा है तो नीचे साइन थीटा अपॉन यू। तो यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू चाहिए, तो टाइम की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यू, कॉट बन रहा है शायद, कॉट थीटा, सॉरी दिस इज नॉट थीटा, ये वाला एंगल क्या बन जाना चाहिए अपना, बीटा, आई थिंक ये वाला एंगल बीटा बन जाना चाहिए, तो इससे मैं बीटा लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब कॉट बनेगा नहीं तो टी विल बी जी टी अपॉन यू कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन यू कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा। देख सकते हो इस तरह से कुछ बना, टी की वैल्यू क्या बन गई, यू कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा, इस तरह से कुछ अपनी टी की वैल्यू आ गई। और जैसे टी की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं तो इस टी को मैं इक्वेट कर सकता हूँ किसके साथ, पुराने आए हुए टी के साथ, मतलब टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखा है 2u साइन एल्फा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ कॉस एल्फा, नहीं कॉस एल्फा तो था नहीं, जी कॉस बीटा। और अब हम यहाँ से दोनों टाइम को इक्वेट कर सकते हैं और एक अच्छा इक्वेशन यहाँ से बन सकता है अगर इन्हें इक्वेट किया जाए, और इक्वेट करने पर u वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और cos, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, u cos एल्फा माइनस बीटा बाय g साइन बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 2u साइन एल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा। तो हमने इक्वेट कर दिया इन दोनों चीज़ों को, और इक्वेट करने के बाद क्या लिख सकता हूँ, फाइनली इक्वेट करने के बाद यहाँ से tan वन बीटा लिख सकता हूँ और इनको भी tan बना सकता हूँ। तो पहले तो u वाले टर्म को कर लो कैंसिल, और 2 tan एल्फा माइनस बीटा दिस विल बी इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं, g वाले टर्म कैंसिल हुए इज इक्वल्स टू कॉट बीटा। तो देखो ये एक अच्छा सिंपल सा रिजल्ट आ गया इनके बीच में। अगर प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन पर हिट करना है तो हम कुछ इस रिलेशन के बारे में चीज़ों को याद रख सकते हैं, मतलब मुझे कुछ ऐसे प्रोजेक्शन वगैरह करना पड़ेगा तब जाकर ये इंक्लाइन को परपेंडिकुलर वे पे हिट कर सकता है। आपको ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, ये रिजल्ट बिल्कुल याद नहीं रखना है, बट कैसे किए हैं ये आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत बार देखने को मिलने वाला है। तो अपन इसको नोट्स में ही डन कर लिए और अब आप इसको सवाल वगैरह पे यूज़ कर सकते हो। एक और कंडीशन देख लेते हैं, एक और कंडीशन बना लेते हैं, कंडीशन टू हिट द प्रोजेक्टाइल टू हिट द इंक्लाइन बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ग्राउंड के अलोंग, ठीक है टी लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टली की स्पेलिंग थोड़ी ज़रूर हो गई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या बोलूँ, ये अपने पास इंक्लाइन है और इस बार मैं कैसा हिट कराना चाहता हूँ, यहाँ से फेंक रहा हूँ, यहाँ से किसी एंगल से फेंक रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा फिनिश करे, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाए, इस तरह की कुछ कंडीशन ढूंढना चाहता हूँ। तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं, खुद से वेक्टर ट्रायंगल बनाएं और फिर हम चीज़ों को डील करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वेलोसिटी के बारे में नॉलेज है कि वेलोसिटी इज़ नाउ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब अगर हम एक अपना इंक्लाइन बनाएं, देखो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इसका कंडीशन एक लाइन में लिखेंगे फिर। तो वेलोसिटी ट्रायंगल पहले ड्रॉ किया जाए, तो यहाँ से क्या लिखूँ, यू टी वाला वेक्टर बनाऊँ, यू वाली वेक्टर बनाऊँ, और इस केस में आप देख सकते हो वेलोसिटी इंक्लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे थोड़ा ऐसे नीचे लाना पड़ेगा, ये वाले एंगल को बीटा का नाम दें और इस वाले एंगल को अल्फा माइनस बीटा का नाम देंगे। क्या आपको क्लियर हो रही है ये? और अगर ऐसा है तो अब मुझे क्या लिखना है, ये u लिखना है, इसे
जी टी लिखना है, और ये वाला एंगल अपना कंप्लीट एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया। और अब फिर से बहुत आसानी से हम क्या लिख सकते हैं कि जी टी बाय साइन अल्फा, जी टी बाय साइन अल्फा, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, बट इस बार जी टी के साथ एंगल थोड़ा बड़ा था। अब इस केस में डायरेक्टली साइन अल्फा बन रहा है इज इक्वल्स टू यू बाय साइन 90। तो आप देख सकते हो कि टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, यू साइन अल्फा बाय जी, क्या आ गया वैल्यू, u साइन अल्फा बाय जी, ये t की वैल्यू आ गई है। एंड नाउ इक्वेट इट विथ दैट सेम क्वांटिटी के साथ इक्वेट कर लेते हैं, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ g cos बीटा। तो यहाँ से भी चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं और काफ़ी आसानी से अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना ईजिली हमने चीज़ों को यहाँ पर डील किया है। बिकॉज मुझे क्या करना था यहाँ पर, अगर आप एक बार इसको फिर से देखें तो मुझे इसको परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टली हिट करना था, मतलब फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होता किसके साथ, इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, मतलब ये ग्राउंड के साथ ही पैरेलल होता। तो अगर हम देखें तो जहाँ से भी मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है उसके साथ ग्राउंड जो फाइनल वेलोसिटी है वो बिल्कुल ग्राउंड के अलॉन्ग चला गया, ये हाफ जी टी वाला वेक्टर हो गया। और यहाँ से आप इनको इक्वेट करके इनके बीच का रिलेशन वगैरह जो भी है बहुत ईजिली निकाल सकते हो, कोई भी परेशानी इसमें है नहीं। मैं इसको फर्दर और आगे सॉल्व करना नहीं चाहता हूँ, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से चीज़ों को ड्रॉ करना है अपने को। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंडीशन टू हिट द प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलरली, और दोनों केसेस हमने यहाँ पर देख लिया है। अब तीसरी चीज़ें हम बात करने जा रहे हैं जिसमें कि हम डाउन से प्रोजेक्टाइल को हिट करने की कोशिश करते हैं, डाउन से हिट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस आ सकता है। तो इस बार मैं दोनों मेथड से नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो दूसरा मेथड है बिल्कुल सेम होगा। मैं वेक्टर ट्रायंगल जल्दी से बना रहा हूँ जिससे कि आपका थोड़ा और प्रैक्टिस में हो जाए। तो इसको इस बार मैं ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऐसा मत करो, प्रोजेक्शन इसके साथ किसी अल्फा एंगल से कर लो एंड इसको फिर से बीटा बना लो, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अपना बीटा। तो एक वर्चुअल हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है ऊपर पे, उसके साथ एंगल अल्फा है, तो ओवरऑल प्रोजेक्शन एंगल अल्फा माइनस बीटा है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको इस एक्सिस में और इस एक्सिस में तोड़ सकता हूँ। तो मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दे रहा हूँ, ये दो एक्सिस में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटी की बात करें तो आप देख सकते हो ये जी लगेगा, ये बीटा है, ये 90 है, 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा बन जाने वाला है फिर से। तो जी कॉस बीटा इधर लग रहा है एंड जी साइन बीटा फिर से इधर लग रहा है। और आप इस बार देख सकते हो कि ए एक्स इज प्लस जी साइन बीटा एंड ए वाई इज अगेन माइनस जी कॉस बीटा। तो बिल्कुल सेम चीज़ें जो कि आप वहाँ पर डील किए हो। तो मैंने आपको इक्वेशन लिखा दिया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपने दो एक्सेस पे तोड़ ही लिया है, अब इस एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है और चीज़ों को बहुत ईजिली फाइंड करना है, आप कर सकते हो। हम इसको वेक्टर ट्रायंगल से इसका रिजल्ट लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे एक दो सवाल हैं उसको डील करेंगे और फिर अपन क्लास को एंड करेंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो ये डाउन द इंक्लाइन वाला केस अगर देखें तो ये बीटा एंगल से यहाँ से प्रोजेक्शन कर रहा हूँ और आपको पता है कि ये एंगल हम अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं, जिसमें ये वाला एंगल अल्फा है, नीचे वाला एंगल बीटा है। ठीक है, कंप्लीट एंगल अल्फा प्लस बीटा है, आप समझ रहे होंगे कैसे लिए थे। और यहाँ से अब ये ऐसा जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा, और इसके साथ अगर बनाऊं तो ये अल्फा माइनस बीटा पे यू टी वैक्टर, और साथ में अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो बिल्कुल इसी जगह पर पहुंच गया होगा वो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना रहा हूँ तो ये हो गया यू टी, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये ऐसे नीचे चला जाएगा तो ये वाला एंगल बीटा है, तो 90 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये 90 माइनस बीटा। और हमें कौन से दो वेक्टर पता है, एक ये पता है और एक पता है ये हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऊपर वाले की अभी नीड नहीं है,
बट रेंज के लिए पड़ेगी तो बिल्कुल उसे भी लिख लेंगे। तो क्या हो जाने वाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल कर सकते हैं तो 90 प्लस अल्फा बच रहा है। और अपन क्या करेंगे 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, तो इसका मतलब है 90 माइनस अल्फा की वैल्यू बन रही है अपनी, वो 90 माइनस अल्फा की वैल्यू बच रही है ऊपर की तरफ, तो ये वाले एंगल को 90 माइनस अल्फा बोल रहे हैं। आप देख सकते हो एक बार सही कर रहे हैं या नहीं अपन चीज़ों को। ये वाला एंगल को बीटा बोल रहा हूँ, ये 90 है, 90 माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस बीटा, एंड ये अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा में ये बनने वाला है 90 प्लस अल्फा और 180 माइनस 90 प्लस अल्फा। आई थिंक चीज़ें सही चल रही है अभी तक। तो अब मुझे क्या चाहिए, तो यू टी बाय साइन 90 इसका लेंगे 90 माइनस बीटा विल बी कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा नीचे लिख लेते हैं और हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी कैपिटल टी में बदल लो और यहाँ पर लिख लेते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, एक टी टी कर लो कैंसिल, तो टी की वैल्यू अगर देखें तो वो कुछ हो जा रहा है 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाय जी कॉस बीटा। तो ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और अगर इसकी बात करें तो ये अपना रेंज है, अगर इसकी बात करें तो ये अपना रेंज है, और रेंज के कैलकुलेशन के लिए ट्रायंगल को दूसरे साइड मोड़ लो और चीज़ों के रिजल्ट डायरेक्टली लिख लो। क्या लिखूंगा, इस बार अगर रेंज के लिए लिखना है तो साइन वाले टर्म को लिख लेते हैं, तो मैं लिखूंगा r बाय साइन 90 माइनस अल्फा विल बी कॉस अल्फा, और इसको इक्वेट करेंगे यू टी वाले टर्म से। तो यू टी वाला टर्म अगर देखें तो साइन हाफ जी टी स्क्वायर या फिर यू टी के साथ ही लिख लो जिसमें भी ठीक लगे, तो यू टी लिख लेते हैं अपन, यू टाइम्स ऑफ टी, टी इज 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाय जी कॉस बीटा, और इससे अपन डिवाइड वगैरह कर सकते हैं किससे, साइन 90 माइनस बीटा विल बी कॉस बीटा। तो फिर से देख लो आप, वही बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आ रहा है। रेंज इज नथिंग बट, रेंज की वैल्यू जो आ रही है वो आ जा रही है 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ जी कॉस स्क्वायर बीटा और साथ में कॉस अल्फा। तो ये रेंज भी हमने डिराइव कर लिया, वो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिराइव कर लिया, बिल्कुल आसानी से आ गया ये चीज़ें। और अब फिर से रेंज को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, इसको फिर से साइन ए प्लस साइन बी वाले फॉर्म में तोड़ सकते हैं और चीज़ों को फिर से वैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आएगा। तो मैं फिर से इस पर कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको बताने की, आप बिल्कुल इसको डिराइव कर सकते हैं, वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट रिजल्ट जो कि हमने किया है, बिल्कुल रिजल्ट भी सेम आने वाला है। और आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन वगैरह जो भी ये बन रहा है बिल्कुल सेम एक सा इक्वेशन ही बन रहा है। तो ये हमने प्रोजेक्टाइल के इंक्लाइन प्लेन के बारे में सारी बातें कर ली हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं कि 2-3 सवाल कर लें इसके, और जिससे कुछ एप्लीकेशंस हमारे और अच्छे बिल्ड हो जाएं, एंड आफ्टर दैट हम लेक्चर को एंड करेंगे और फिर आप इसको एक बार बढ़िया से रिवाइज करो, और तीसरा लेक्चर अपन कुछ बेसिक्स और अच्छे क्वेश्चंस लगा लेंगे। उसके बाद हम आगे रिलेटिव वगैरह और थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वाले टर्म पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज योर सम बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब है अच्छे लेवल के भी होंगे बट करने लायक होंगे, आप खुद से आप ट्राई कर सकते हो। इतनी चीज़ें सीखने के बाद अब आपको टफ नहीं लगेंगी, तो उस हिसाब से मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ चीज़ों को। तो देख सकते हो आप, ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, एक बार इसे ट्राई करते हैं अपन। सो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, पहले से एक बार से ट्राई करते हैं फिर आगे देखते हैं।
A ball starts falling with zero initial velocity on a smooth inclined plane, forming an angle theta with the horizontal. Having fallen a distance h, the ball rebounds elastically off the inclined plane. And at what distance from the position of the impact will the ball rebound for the second time? अब ये कितने डिस्टेंस के बाद यहाँ से हिट कर रहा है, कितने डिस्टेंस के बाद ये इंक्लाइन प्लेन को वापस से हिट करेगा? बिल्कुल आसान सा सवाल है. आई विल गो विथ आई विल गो विथ वेक्टर ट्रायंगल. ठीक है, तो इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पर आते हैं. आई थिंक आप ट्राई कर लियोगे अभी तक. तो यहाँ से अगर देखें तो बोला जा रहा है कि किसी हाइट से इसको गिरा रहे हैं अपन, यहाँ से बॉल को किसी हाइट से ऐसा गिरा रहे हैं, तो इसके पास कुछ u स्पीड बची होगी. ये u अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्री फॉल की स्पीड है. तो अभी फिलहाल के लिए u मान रहा हूँ. इलास्टिकली टकरा रहा है, तो इलास्टिकली टकराने का मतलब क्या है? ये वाला अगर एंगल मान लो अपना अल्फा गिवन है या फिर थीटा गिवन है, जो भी है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, तो इसको अल्फा लिख लेता हूँ. तो ये u कॉस अल्फा हो गया और ये u साइन अल्फा हो गया. ये u साइन अल्फा हो गया. अब देखो, जब ये दो चीज़ें टकराई हैं तो याद रखना है, आप ये चीज़ जानते होगे कि दो चीज़ें जब टकरा रही हैं तो ये फोर्स एक दूसरे पे कैसे लगाएंगे? हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल. ये कॉमन नॉर्मल है इनका, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर. तो रिएक्शन फोर्स हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही लगती है. तो अगर फोर्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग लग रहा है तो वेलोसिटी भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही चेंज हो सकती है. उसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर इलास्टिकली टकरा रहे हैं तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं. इलास्टिक का मतलब है रिवर्स हो जाना अगर फिक्स प्लेन से टकरा रहे हैं. अभी आप बस इतना समझो, फिर वो बाद में चीज़ें आएंगी. तो ये यू कॉस अल्फा बस क्या हो जाने वाला है? रिवर्स. तो देख लो, ये u cos अल्फा हो गया और ये u sin अल्फा हो गया, और ये वाला एंगल अल्फा था तो मैं इसे भी अल्फा मेंशन कर सकता हूँ. और अगर आप देखें तो अब मैं इससे भी अल्फा बोल सकता हूँ, बिकॉज ये u cos अल्फा है और ये u sin अल्फा है. तो ये आपका u है, तो ये u cos u sin. इस तरह से मैं चीज़ों को तोड़ सकता हूँ. तो इसका मतलब ये है कि अब अगर मुझे हाइट वगैरह चाहिए तो अब मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ वेक्टर ट्रायंगल को और देखता हूँ कि मुझे कैसे चीज़ें मिल जाने वाली है. तो ये मेरा ट्रायंगल हुआ. अब यहाँ से ये ऐसा गिर रहा है, वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन के साथ हमने जो प्रोजेक्शन किया है उसका एंगल बन रहा है 2 अल्फा. उसका एंगल बन रहा है 2 अल्फा. तो ये वाला एंगल 90 माइनस 2 अल्फा, या फिर ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, ऐसा बोल सकता हूँ. वर्टिकल के साथ मत देखो, इंक्लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर है उसके साथ देख लेते हैं, तो चीज़ें थोड़ी और ठीक दिखेंगी. तो ये ऐसा है, तो ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है. और अब मुझे चाहिए ये कहाँ पर हिट करेगा, तो फिर से मैं इसको ऐसा आगे ले जाता हूँ. ये कौन सा वेक्टर हो गया? यू टी वेक्टर. और अब इस इंक्लाइन प्लेन को ये वापस से हिट करने वाला है. तो इंक्लाइन प्लेन को वापस से हिट करने वाला है, मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट बस हॉरिजॉन्टल पे आना चाहिए. तो इस वजह से ये जो दूसरा ट्रायंगल है वो बिल्कुल ऐसा नीचे आ जाना चाहिए. ये बिल्कुल ऐसा नीचे आ जाना चाहिए. और अगर ये बिल्कुल नीचे आ गया है तो आप देख सकते हो, इसको और आगे ऐसा बढ़ा लो. तो ये वाला एंगल अल्फा था, और अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, वो भी 90 माइनस अल्फा. तो ये हो जाने वाला है 180 माइनस 90 माइनस 2 अल्फा. तो आई थिंक ये वाला एंगल 2 अल्फा बन जाने वाला है. तो बस ठीक है. अब क्या करना है? अब अपने लिए कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं इस पे, और हमें ये वाला वैल्यू निकालना है. ये वाला डिस्टेंस, या फिर इसको डी लिख लो, ये डिस्टेंस सवाल में निकालने को बोला क्या. तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. क्या लिखूँगा? साइन 2 अल्फा बाय इस डायरेक्शन पे जो भी अपने को चाहिए, आर बोल रहा हूँ इसे, या फिर डी बोल लो, जो भी. और इसको फिर साइन 90 माइनस अल्फा मतलब कॉस अल्फा, और इसको लिख लेता हूँ यू टी. अच्छा, टी भी अपने को चाहिए होगा, टी भी चाहिए होगा. तो टी निकालने के लिए यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर वाले टर्म के साथ लिख लो. टी के लिए एक इक्वेशन यहाँ पर साइड में और लिख लो. तो क्या लिख सकता हूँ? यू टी बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर बाय
कॉस अल्फा कंप्लीट, और ये ऐसा कैंसिल, तो 2u/g अपना t ऐसा ही बन रहा है, 2u/g बन रहा है। अब यहाँ पर t के बदले वैल्यू रख लेते हैं, तो r की वैल्यू आ जा रही है अच्छा ये वाला 2 अल्फा है तो मुझे 2 अल्फा लिखना चाहिए, तो u एंड इधर से वैल्यू लिख लेता हूँ 2u/t, और इस साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा आई थिंक कैंसिल हुआ, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है r की वैल्यू वो आ रही है 2 × 2 4u² साइन अल्फा बाय जी है ये, सॉरी, तो क्या लिखूंगा 4u² साइन अल्फा बाय जी। तो ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। तो देखो ये बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था सवाल, ठीक ठाक सवाल है, बट अपन इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं बिकॉज हमने थ्योरी कुछ इस तरह से पढ़ी है कि आपको ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल नहीं है, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आसान है तो अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है नहीं। अगर शुरू में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको इसमें परेशानी आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग अगले सवाल पे एक सवाल और करते हैं। तो चाहो तो आप इसको ले लो, इसको ले लें, या फिर हम एक और सवाल ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, दोनों में कोई भी एक ले लेते हैं और तीसरे सवाल को होमवर्क की तरह रख लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर है तो मैं इसको कर लेता हूँ। सेकंड वाले सवाल को आप एज अ होमवर्क ले जाएं, वो बहुत आसान है, आप चाहो तो उसको हॉरिजॉन्टल में भी डील कर सकते हो और दूसरा आप फिर वेक्टर ट्रायंगल से भी कर सकते हो। तो ये वाला सवाल बिना वेक्टर ट्रायंगल के भी बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है, वेक्टर ट्रायंगल से थोड़ा डिफिकल्टी से सॉल्व हो सकता है बिकॉज ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे है, तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन की तरह इसको डील कर सकते हो। तो मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर बस मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। आप एक बार इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका वो वैल्यू आ रहा है या नहीं। और फिर थर्ड क्वेश्चन को अपन चेक कर लेते हैं। अ स्टोन मस्ट बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट विच इज h मीटर above द foot of the plane of the inclined at an angle of theta with the horizontal as shown in the figure. Calculate the velocity v of the stone so that it may hit the inclined plane perpendicularly. तो अपन इसको किस वेलोसिटी से फेंकें, हॉरिजॉन्टली फेंकना है, और किस वेलोसिटी से फेंकें कि ये इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलरली हिट कर ले। ठीक है, चलो इसके सवाल पे आते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। आप एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद अपन इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ, ये अपना हॉरिजॉन्टल हुआ, प्रोजेक्टाइल का मतलब वो पार्ट हुआ, और h हाइट ऊपर है, ये यहाँ से हम इसको बिल्कुल कुछ ऐसी u की वेलोसिटी देके छोड़ रहे हैं, ऐसी u की वेलोसिटी देके छोड़ रहे हैं, और परपेंडिकुलर हिट कराना चाहते हैं। ये वाला एंगल आपको थीटा बताया गया, मतलब ये ऐसा जाके कुछ ऐसा 90 डिग्री पर हिट करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए क्या करें, थोड़ा सा अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो सकता है, वेक्टर ट्रायंगल वगैरह से करोगे थोड़ा आसान बन सकता है ये सवाल। ठीक है, ये हाइट आपको h गिवन है, तो पहले तो आप इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं जिससे टाइम वाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर हम इसका डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल बना के जो भी हमें रिक्वायर्ड था u वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो पहले इसके वेलोसिटी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये इंक्लाइन प्लेन, ये अपना हॉरिजॉन्टल h यहाँ से प्रोजेक्ट किए, यहाँ से प्रोजेक्ट किए, और हमें पता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हिट कर रहा है, वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हिट कर रहा है। इंक्लाइन को थोड़ा ऐसा रख लेते हैं, मतलब जो नेट वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए, नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी आनी चाहिए। ये आपका हो गया u वाला पार्ट, और ये हो गया आपका gt पार्ट, समझ रहे, ये gt वाला वेक्टर हो गया, ये आपका u वेक्टर हो गया, ये gt वेक्टर हो गया, और ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 सा हो जा रहा है इंक्लाइन प्लेन के साथ। ये इंक्लाइन प्लेन मैंने कंप्लीट किया, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाने वाला है, और ये 90 माइनस थीटा हो जाने वाला है, और ये फिर से 90 है। तो इस ट्रायंगल पे, इस छोटे ट्रायंगल पे चीज़ों को डील कर लें।
इस छोटे ट्रायंगल पे चीज़ों को डील कर लेते हैं। तो क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा बाय जी टी, ये इक्वल होगा u टाइम्स ऑफ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, u टाइम्स ऑफ साइन थीटा। तो ठीक है, टाइम की वैल्यू चाहिए थी, तो वो कुछ आ जा रहा है u कॉट थीटा आ रहा है। अगर आप देखें तो टाइम की वैल्यू u बाई जी कॉट थीटा आ रहा है, u बाय जी कॉट थीटा। ठीक है, u बाई जी कॉट थीटा टाइम की वैल्यू आ गई। अब इसी जगह पर कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी ट्रायंगल के बदले डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल बनाकर वैल्यूज वगैरह निकाल लें। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। ये अपना इंक्लाइन हो गया, ये अपना एच हाइट हो गया, और यहाँ से वेलोसिटी बिल्कुल सीधा ले लेते हैं, और इंक्लाइन को हिट किया है तो हाफ जी टी स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ा सा स्कोर प्रॉपर करते हैं। ये यू टी हो गया, ये हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, ये हो गया यू टी, ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वाला अपने को पता है थीटा है, और ये क्या बन जाएगा, अगर ये कंप्लीट h है तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यू टी। तो नीचे वाले ट्रायंगल में अगर चीज़ों को अपन ड्रॉ कर लिए हैं तो नीचे वाले ट्रायंगल पे हम साइन लॉ लगा लेते हैं और चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो उस हिसाब से क्या लिख लेता हूँ, यू टी के बदले वहाँ से रख लेते हैं, क्या आया था टाइम की, आया था यू जी बाय कॉट थीटा, यू बाय जी कॉट थीटा, यू टी बाय कॉस थीटा, यू टी बाय कॉस थीटा, बिकॉज ये वाला टर्म आया ना 90 माइनस थीटा, इज इक्वल्स टू h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू रख लो, तो क्या लिखता हूँ, u स्क्वायर जी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाय, अब इसके लिए मैं लिखता हूँ साइन थीटा, इसके लिए लिखता हूँ साइन थीटा। तो आप देख सकते हो, अब अपने को बस u के लिए सॉल्व करना है, तो ये हो जा रहा है u स्क्वायर बाई जी कॉट थीटा, और साइन बाय कॉस क्या बन जा रहा है, टैन थीटा। इस साइन को भी मैंने इस साइड भेज दिया है, साइन थीटा टैन थीटा इस तरह से बन गया। तो ये दोनों तो कैंसिल ही कर गए, यहाँ पर बच रहा है h माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो 2h इंटू जी, इसको इस साइड भेज दिया हूँ, और 2h इंटू जी, और ये कुछ बन जा रहा है जी यू स्क्वायर 2h बाई जी, और यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर है, तो एक जी यहाँ से कैंसिल हुआ था, तो इस पे नीचे जी बच रहा है, इस पे नीचे जी बच रहा है, और 2h बाय जी, थोड़ा सा मैं इस पे कैलकुलेशन साफ सुथरा करता हूँ। तो देखो क्या बन रहा है, ये यहाँ पर बच रहा है यू स्क्वायर बाई जी प्लस, इसको इधर भेज देते हैं, यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो एक इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसा कुछ कर लिया हूँ चीज़ों को, और इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, h। तो इधर से अगर देखें तो 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉमन आ गया, यू स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये हो गया कुछ 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो क्या चाहिए अपने को, u की वैल्यू चाहिए, तो u की वैल्यू हो जाने वाली है √2gh अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो
ये बिल्कुल भी आसान सवाल नहीं था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकता था। अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से करके दिखाता तो आपको यहाँ पर कहाँ हिट कर रहा है निकालना होता, ये निकालना होता, वाई, ये एक्स निकालना होता, बहुत सारी चीज़ें करनी होती। वेक्टर ट्रायंगल से आप देख सकते हो ये कोई ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। अभी यहाँ पे सामने में करते हुए लग रहा है, अच्छे शांत मन से करेंगे बहुत आसानी से कैलकुलेट होगा। टाइम भी बहुत आसानी से कैलकुलेट हुआ था। तो आप देख सकते हैं चीज़ें कितनी आसान हो जा रही हैं अगर हम वेक्टर ट्रायंगल के साथ चीज़ों को डील करें। सो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन में वेक्टर ट्रायंगल का किस तरह से यूज़ किया है, और भी सारे मेथड को किस तरह से यूज़ किया आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लेक्चर था आज का, और अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आते हैं एंड कुछ टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।